हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूपी टेट 2021 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इस समय रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। इसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बता दिया है, भाग 1 पढ़ा दिया है आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे बेसिक जितने भी होते हैं वो कवर करा दिए हैं। और आप लोगों को बताया कि 3 कंडीशन होती हैं, वो तीनों कंडीशंस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं 3 कंडीशंस पे बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है आज की तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर रेगुलर बेसिस पे आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है या फिर सीटेट की तैयारी करनी है या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 3 कंडीशन होती हैं। तीनों कंडीशन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ तीनों कंडीशन, ठीक। पहली कंडीशन क्या होती है, एक रेखा है, एक दूसरी रेखा है, इस तरीके से कट कर रही है। आप लोगों को ये पता है कि रेखा जो है ये रैखिक समीकरण में एक सीधी रेखा होगी। सीधी रेखा का मतलब सिर्फ ये सीधी रेखा ना होके सीधी रेखा ऐसे भी कही जाएगी, सीधी रेखा ऐसे भी कही जाएगी, बस वो सीधी होनी चाहिए, वक्राकार नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ गई, या फिर ऐसे हो रही है रेखा, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हमारी जो रेखा होनी चाहिए वो हमेशा और हमेशा सीधी रेखा होनी चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 रेखाओं की बात की जा रही है, 2 रेखाओं की बात की जा रही है, अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पे कट करती हैं, कि किसी न किसी एक बिंदु पे कट करेंगे, क्या ये दोनों रेखाएं अब कभी दोबारा ये एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं कट करेंगे। तो ऐसे समीकरण के लिए जब दोनों रेखाएं एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उसमें हमारा आता है केवल एक हल आता है, एक हल आता है। आज ये रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक। केवल एक हल जब आता है तो आपका समीकरण यहाँ पे बनता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। ये लिख लीजिएगा। दूसरा कंडीशन होता है यहाँ पे आपका, दूसरा होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी कि समांतर हों, एक दूसरे के समान अंतर पे हों। ये क्या दोनों रेखाएं कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो जब कभी नहीं मिलेंगी तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। जब दोनों रेखाएं कहीं मिलेंगी ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका समीकरण मैंने आप लोगों को बताया था, ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को पार्ट 1 में, तो उसको देखना तो आप ज़रूर देख दीजिए। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था, जब दोनों रेखाएं, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, ठीक है, ओवरलैप की है, इसी के ऊपर दोनों रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। ओवरलैपिंग की कंडीशन अगर हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक। तो तीनों यहाँ पे मैंने कंडीशन दिखा दिया। इसका समीकरण क्या बनता है? यहाँ पे इसका समीकरण बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आपका कंडीशन बनता है तीसरा ओवरलैपिंग का। तो तीनों कंडीशन ध्यान से आप नोट कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं भी देखा है तो ये तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए। जब एक हल होगा, जब कोई हल नहीं होगा और जब अनंत हल होंगे, तो ये तीनों कंडीशन होती है। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। तीनों को जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आशा करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे। इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशन ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन तीनों कंडीशंस पे ही आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं।
इसीलिए मैंने दूसरी क्लास में भी इस चीज़ को रिपीट कर दिया है, क्योंकि इसको मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका था, तो यहाँ पे रिपीट करना बनता नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सिर्फ आज की वीडियो देख रहे हैं तो भी आप लोगों को समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसके ऊपर सीधे चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात की जाए। ठीक, एग्जाम्पल है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। k का मान जिसके लिए, यहाँ पे k है, k का मान जिसके लिए ठीक, k का मान जिसके लिए k माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और एक समीकरण ये हो गया आपका k माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2, और दूसरा समीकरण है 2 माइनस k x माइनस 3y प्लस, यहाँ पे प्लस है 1 बराबर 0 के ग्राफ समांतर है, के ग्राफ समांतर है, समांतर है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि के यहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास, 2-3 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D, 4 ऑप्शन होते हैं आपके यूपी टेट में। चारों ऑप्शन में कहीं न कहीं के का एक ऐसा मान होगा जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूँ, यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 2, चारों ऑप्शन आपके पास है। अब बताइए कि के किस मान, इन चारों में से किस मान के लिए यहाँ पे जो समीकरण 1 है ये k माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2 माइनस के एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के ग्राफ समांतर होंगे। समांतर होंगे से यहाँ पे इसी चीज़ से यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये समांतर लिखा है, समांतर से ही आपको यहाँ पे समझना है कि ये क्वेश्चन बन क्या रहा है। ठीक है, समांतर का मतलब है आपकी जो रेखाएं होंगी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब ये होता है ना कि समान अंतर दोनों रेखाओं के बीच में, हमेशा जो अंतर होगा समान होगा, जब समान होगा तो पैरेलल होंगी एक दूसरे से। तो k के किस मान के लिए दोनों जो समीकरण हैं, आपको पता है कि यहाँ पे दोनों समीकरण आपकी क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y, इनका जो घात है, मैक्सिमम घात, वो एक ही है। एक से ज़्यादा कहीं किसी का घात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण पूरा। ठीक, दोनों समीकरण जो हमारे हैं वो रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे दिया गया है कि समांतर होंगे, अभी मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था, समांतर वाला कंडीशन क्या था, जो दूसरा वाला था कंडीशन, वो यही कंडीशन था ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, तो हमारे यहाँ पे k का मान पूछ रहा है, यानी कि हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमको k का मान निकालना है। इन्हीं से दोनों से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा। अब दोनों में उठाइए एक समीकरण से, रखिए मान, a1 का मान क्या है, यहाँ पे x का जो वेरिएबल यहाँ पे है, x के साथ जो है वो a होगा, a1, तो k माइनस 2 हो गया यहाँ पे, k माइनस 2, a2 क्या है, जो इसके साथ x के साथ है, 2 माइनस k, 2 माइनस k। ठीक, बराबर b1 क्या होगा, b1 होगा यहाँ पे y का कोई इसके साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 हो गया अपॉन 2। इस वाले समीकरण y के साथ क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब -3 का गुणा इधर होगा, इसको उठा के इस साइड ले जाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड देखिए लिख रहा हूँ मैं, -3 का गुणा इधर होगा तो -3k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -3k + 6 बराबर, इसको पूरा उठा के इस साइड ले जाएंगे तो 1 में गुणा हो जाएगा तो सेम रहेगा, 2 - k हो जाएगा,
2 माइनस के। अब यहाँ पे देखिए इधर -3k है, यहाँ पे -k है। अब अगर इसको इस साइड ले आएँ तो यहाँ पे इस तरह होगा ना, -3k प्लस k बराबर, यहाँ पे 6 था प्लस में, इधर 2 था, 2 ऐसे लिख लीजिए, 6 इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -6। यहाँ से क्या आ जाएगा, -3k और k, तो यहाँ से आएगा -2k बराबर, यहाँ से जाएगा तो -4। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि k का मान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, k का मान आ गया है आपका 2। यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कट 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, यानी यहाँ पे सिर्फ बचा k बराबर 2, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। k बराबर 2 के लिए हमारा जो यहाँ पे दोनों समीकरण है उनका ग्राफ जो होगा वो समांतर होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे आपके, वो बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, किसी में समांतर पूछ लेगा, किसी में आपका केवल एक हल होगा, या फिर इसमें बोल देगा कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है मतलब फिर समांतर वाला आपको वहाँ पे करना होगा चेक, या फिर अनंत हल होगा तो अनंत वाला चेक करना होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ढेर सारे क्वेश्चन अभी आगे हम देखेंगे। अगर समझ में आ रहा हो क्वेश्चन तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को। अब देखेंगे हम इसके बाद, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे, चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमारा समीकरण है, 2 समीकरण है यहाँ पे, ठीक। पहला समीकरण है 2kx प्लस 3y प्लस यहाँ पे -6 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे प्लस कर लीजिए इसको। उसके बाद 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसमें क्या पूछ रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण यानी कि इक्वेशन जो दिया गया है के अनेक हल होंगे, के अनेक हल होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, 2 समीकरण दे दिया है। ये समीकरण नंबर इसको 1 कह सकते हैं, ये समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों समीकरण इक्वेशंस के लिए k का जो ये मान है, k के किस मान के लिए हमारे जो दोनों समीकरण हैं उसके अनेक हल होंगे, यानी कि इसको अनेक कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अनंत लिखा है तो अनंत भी कह सकते हैं, सेम चीज़ होगा। या फिर क्वेश्चन में अपरिमित लिखा है तो अपरिमित का मतलब भी असंख्य होता है। तो किसी भी तरीके से लिख सकता है वहाँ पे क्वेश्चन की k के किस मान के लिए समीकरण के अपरिमित हल होंगे, अनंत हल होंगे या फिर अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी अपरिमित वाला कंडीशन आए, असंख्य वाला कंडीशन आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंडीशन होता है आपको अभी मैंने बताया a1/a2 होता है, बराबर b1/b2 होता है और बराबर c1/c2 होता है। ये कंडीशन होता है अनंत के लिए, आप लोगों को पता है। जब ये कंडीशन होता है तो इसके लिए हम यहाँ पे मान रख के निकालेंगे। इसका मान हम यहाँ पे दोनों तरफ से असंख्य का मतलब है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें a1/a2 और b1/b2 तो हमारा जो मान आएगा वही मान हमारा b1/b2 बराबर c1/c2 के लिए आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम रखते हैं, हम मान रखते हैं। पहले हम रखते हैं पहला a1/a2 बराबर b1/b2 में। तो a1 क्या है, यहाँ पे 2k है, 2k रख लीजिए, बटे में a2 क्या है, 4 है, 4 रख लीजिए, बराबर b1 क्या है, देखेंगे यहाँ पे 3 है और b2 4 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा।
आपको सीधे दिख रहा है यहाँ पे कि 4 से 4 कट गया। के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, के बराबर आ जाएगा 3 यहाँ पे है, और यहाँ गुणा था तो नीचे जाएगा भाग हो जाएगा 3/2। यहाँ से हमको 3/2 मिल रहा है। अगर दूसरे तरफ से हम कंपेयर करें जब b1/b2 और c1/c2 को, तो भी अगर हमारा 3/2 मिलता है तो हमारे k बराबर 3/2 के लिए हमारे असंख्य यहाँ पे हल होंगे। अब कंपेयर कर लेते हैं दूसरा वाला भी। यहाँ पे देखिए b1/b2 को कंपेयर करते हैं किससे, b1/b2 को कंपेयर करते हैं यहाँ पे हम c1/c2 से। b1/b2 आपको पता है कि 3/4 है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमको कंपेयर कहाँ पे क्या क्या करना होगा। b1/b2 को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमको k का मान निकालना है। हम यहाँ पे a1/a2 को कंपेयर करेंगे c1/c2 से, यानी कि एक बार हमने इन दोनों को कंपेयर किया है, इन दोनों को। उसके बाद हम यहाँ पे a1/a2 को कंपेयर करेंगे किससे, c1/c2 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा a1 वाली जगह पे k है और हमको k का मान निकालना है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। वैसे मिस्टेक नहीं होगा, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इससे कोई मान निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमको कंपेयर क्या करना था, a1/a2 को कंपेयर किए हैं हम किससे, c1/c2 से। क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा a1 की जगह पे k है और हमको k का मान ही निकालना है दोनों तरफ से। तो एक बार हमने a1 का a2 से, b1 का b2 से कंपेयर कर दिया, और a1 a2 का अब c1 c2 से करेंगे। a1 में हमारा 2k ही रहेगा, 2k, a2 की जगह आपको पता है कि 4 है, ठीक। और बराबर में c1/c2 यानी कि 6/8, 6/8। 4 से कट गया, 2 बार गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 का गुणा इधर होगा तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा आपका 6/4। अब 6/4 को हम अगर सरल करें तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से भी हमारा मान आ गया 3/2। अब देखेंगे दोनों समीकरण हमने जो यहाँ पे कंपेयर किया, a1/a2, b1/b2 और a1/a2 और c1/c2, दोनों से हमारा k का मान आया है 3/2, यहाँ से भी 3/2, यहाँ से भी। अगर हमारा मान चेंज हो जाता है, यहाँ से 3/2 आता है, यहाँ से कुछ दूसरा आता, तो हमारा असंख्य हल ना होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा मान 3/2 के लिए k बराबर 3/2 के दोनों तरफ से हमारा समान आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि k बराबर 3/2 के लिए हमारा इस दोनों समीकरण में असंख्य हल होंगे, यानी कि k बराबर 3/2 के लिए दोनों हमारी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जल्दी से नोट करिए, वीडियो रोक के जल्दी से नोट करिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को। अब हम देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को समय दे दिया मैंने, आप नोट कर चुके होंगे आशा करता हूँ। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे के सारे जो रैखिक समीकरण के क्वेश्चन बनते हैं वो सेम 3 कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताया है, तीनों कंडीशन को आप याद कर लीजिए। जब समीकरण में से केवल एक हल होगा तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब समीकरण में कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा कंडीशन क्या था, जब समीकरण के असंख्य हल होंगे तो तीनों बराबर होंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे देखिएगा, यदि समीकरण का कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, ठीक। यदि समीकरण का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। कोई हल ना हो मतलब यहाँ पे आपको समझना है लैंग्वेज, बस इसको इन क्वेश्चंस में यहाँ पे लैंग्वेज ही आपको समझना होता है कि क्या क्या रहा है। कोई हल ना हो, पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराया था
कि दोनों एक दूसरे के समांतर हों। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई हल ना हो। कोई हल ना हो मतलब कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं समीकरण। यहाँ पे समीकरण है 3kx - y + 2 = 0। दूसरा समीकरण है 6x - 2y + 3 = 0। ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि k का ऐसा क्या मान होगा जिसके लिए यहाँ पे दोनों रेखाएं हमारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। उसी चीज़ को इस तरह से लिख दिया, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे अगर समांतर लिख देता, समांतर यानी कि पैरेलल, कि यदि समीकरण का समांतर यहाँ पे कि दोनों हमारे समीकरण समांतर हों तो k का क्या मान होगा, या फिर उसी चीज़ को लिखा है कि यदि समीकरण का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, इसको आपको समझना है, लैंग्वेज किस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आपको दिख ही रहा है। इनको सेम चीज़ से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कंपेयर करना, उस तरीके से कंपेयर कर दीजिए। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी। जब यहाँ पे कोई हल नहीं होगा तो समांतर वाला होगा, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। ये हो गया। कंपेयर कर दीजिए a1/a2। a1 क्या है 3k, a2 क्या है 6। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर उसके आगे की तरफ लिखेंगे 6। इसका कंपेयर किससे हो गया, b1/b2 यानी कि -1 का -2 से, -1/-2। आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, इस साइड जाएगा। यहाँ पे अब कर दे रहा हूँ इसके आगे मैं 6, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 6 हो जाएगा, यानी कि k बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। और नीचे क्या बचेगा, 3 का गुणा होगा यहाँ पे, 3 दूनी 6, यानी कि बटे में भी आपका आ जाएगा 6। 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, यानी कि k बराबर क्या आ गया, k बराबर हमारा आ गया 1। k बराबर 1 के लिए हमारी जो दोनों यहाँ पे समीकरण हैं वो हमारा समांतर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर समझ में आया हो तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ तो वीडियो पे लाइक ज़रूर आने चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करिए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूँ, अब हटा दे रहा हूँ इसको। आप ध्यान से इसको वीडियो रोक के नोट करते चलिए एक एक क्वेश्चन को, नोट्स बनाते रहिए। बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम जो अगर 30 से 40 मिनट अगर आप लोग दे रहे हैं किसी भी क्लास पे, तो उस चीज़ को नोट करते चलिए। नोट करने से ये होगा कि वो आपकी कॉपी में हो जाएगा, फिर दोबारा आपको रिवाइज करना होगा तो आप अपने लैंग्वेज में उसको करेंगे, ना कि दूसरे किसी के टीचर के लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है यदि समीकरण का एकमात्र हल हो, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए समीकरण है, समीकरण क्या है, k - 3y + 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 3y + 4 बराबर 0। यहाँ पे x है। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि समीकरण का एकमात्र हल हो। एकमात्र हल के लिए क्या कंडीशन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, a1/a2 बराबर नहीं है इसके b1/b2 के।
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और यहाँ पे बोल रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका मतलब कि हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है यदि समीकरण का एकमात्र हल हो तो K का मान क्या होगा। एकमात्र हल हो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे हल होना चाहिए समीकरण का, तो K का मान क्या होगा। सॉल्व करते हैं इस तरीके से, इस कंडीशन पे रखिए। A1 क्या है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। A1 आपका है यहाँ पे K, ठीक है, K। A2 क्या है 4 बराबर नहीं है इसके। B1 है आपका -3 और B2 क्या है -3, यहाँ पे भी है। ये का पूरा पूरा कट जाएगा। K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर आ गया 4। इससे आप लोग क्या समझे, K बराबर 4 का मतलब है कि 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे K बराबर 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 के अतिरिक्त कुछ भी होगा, 4 से ज़्यादा होगा, 4 से कम होगा, तो हमारा एकमात्र हल होगा। लेकिन 4 के लिए हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता। यानी कि समीकरण का जो एकमात्र हल होगा, 4 के अतिरिक्त कुछ भी होगा आपके यहाँ आंसर में, वो आपका समीकरण उसके लिए एक हल होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम आज का, और अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हट के है। सेम पैटर्न तो सेम है, लेकिन कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप, वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 समीकरण लिखे हैं, 2x + 3y + 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x + 9y + 18 बराबर 0। इसमें ये सिर्फ 2 समीकरण देगा, उसके बाद लिख देगा समीकरणों में निकाय यानी कि सॉल्यूशन, निकाय में सॉल्यूशन, निकाय के उसके बाद ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। दूसरा ऑप्शन दे देगा यहाँ पे आपको केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तीसरा यहाँ पे दे देगा आपको कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना देगा। वो 2 समीकरण दे देगा, उसके बाद बोल देगा कि समीकरणों के निकाय के अनंत हल होंगे, या फिर केवल एक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सॉल्व करके निकालना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से अनंत हल होगा, या फिर केवल एक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो दोनों समीकरण है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आप तुरंत लिखिए, सभी चीज़ लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए क्या होता है, 2/6। दूसरा क्या है, 3/9, 3/9। उसके बाद क्या है, 6/18, 6/18। ए बी सी तो यही है, ये ए हो गया A1/A2,
A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब इसमें हमारा कंडीशन कैसे निकालेंगे? अगर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। यानी कि यहाँ से भी हमारा 1/3 आया, यहाँ से भी हमारा 1/3 आया, और यहाँ से भी हमारा 1/3 आया। तीनों जगह से हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से हमारा 1/3, 1/3, 1/3 आया, जो कि आपको पता है कि तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर होते हैं जब, तो क्या होता है कंडीशन आपका? यही कंडीशन बनता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। ये कंडीशन किसका होता है? सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, यही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ ना, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। ये कंडीशन कब होता है? जब हमारा समीकरण के अनंत हल होते हैं। जब समीकरण के अनंत हल होते हैं तो हमारे तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आप लोगों को तरीका समझ में आया होगा। सीधे सीधे लिख लीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। लास्ट में जो यहाँ पे कंडीशन बने, यहाँ पे तीनों कंडीशन बराबर आया था। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा आ जाता 2/3 आ जाता है यहाँ पे, मान लीजिए, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता। तो कौन सा कंडीशन हो जाता कि कोई भी हल नहीं है। आपको पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 किसका कंडीशन होता है? जब समीकरण का कोई हल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा तीनों बराबर आया था, यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें क्या आई थी? बराबर आई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा तीनों कंडीशन हमारी बराबर आ रही थी। जब तीनों कंडीशन बराबर आए तो हमारे असंख्य हल होते हैं। तो ये था पूरा आज का रैखिक समीकरण। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके, इससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी पैटर्न पे बनेंगे। बस आपको लैंग्वेज समझना है कि अद्वितीय पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमित बोल रहा है, असंख्य बोल रहा है, केवल एक हल बोल रहा है, समांतर बोल रहा है। लैंग्वेज को समझ लेंगे तो आप कंडीशन अप्लाई कर देंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था रैखिक समीकरण। सेम ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी बनेंगे रैखिक समीकरण से ऐसे ही बनेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है आज का। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा जो अभी तक चल रहा था चैप्टर, एक ही चैप्टर चल रहा था अभी तक। जितनी दिनों से मैं क्लास चला रहा था, आपको पता है कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था आप लोगों को। संख्या पद्धति के अंतर्गत सब चीज़ें आ रही थी। लास्ट टॉपिक अभी बचा हुआ है जिसका नाम है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, जो कि किसी भी यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा सरलीकरण का होगा। उसमें कोई बेसिक नहीं होता, उसमें सिर्फ बॉड मास होता है। एक बार मैं बॉड मास बता दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं सीधे आप लोगों के लेवल पे चलूँगा, टेट के लेवल पे। टेट में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नंबर सिस्टम एंड करेंगे और चलेंगे हम अर्थमेटिक की तरफ। टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सारे जो चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक के, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। यहाँ पे थम्स अप बटन होगा, उसको क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। यहाँ लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है ये। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।